एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो सीसेट स्टूडेंट्स जिनका मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, आज 5वां लेक्चर कवर कराऊंगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि अपना फंडामेंटल राइट खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट कवर कर लिया है। दैट इज आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 अपना कवर हो चुका है। आज आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 51A में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज दी है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स दिया है कि भारत के नागरिकों के पास ये सारे राइट्स होने चाहिए, वैसे ही भारत के नागरिकों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, हमारे देश के प्रति कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। और वो ड्यूटीज क्या क्या है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो है वो आर्टिकल 51A में क्या है, मेंशन है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हर एक इंडियन के ऊपर अप्लाई होता है। एवरी सिटीजन ऑफ एप्लीकेबल टू द एवरी इम्पोज्ड ऑन द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो इम्पोज होता है हर एक इंडियन सिटीजन के ऊपर, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी हर एक इंडियन सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इम्पोज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है। सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, हमारा नेशनल फ्लैग यानी कि हमारा तिरंगा और हमारा नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन, इसको रिस्पेक्ट करना। ठीक है, इसको क्या करना, रिस्पेक्ट करना। क्योंकि हमारे लिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे लिए हमारा तिरंगा जो होता है, हमारा नेशनल फ्लैग जो होता है, वो सबसे ऊपर आता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमको नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, चेरिश एंड फॉलो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या करना है, आजादी दिलाने के क्रम में, आजादी दिलाने के लिए क्या स्ट्रगल देखना पड़ा था, क्या स्ट्रगल झेलना पड़ा था, उन सब स्ट्रगल को क्या करना है, चेरिश करना है। उन सब स्ट्रगल को क्या करना है, फॉलो करना है और उससे इंस्पायर होना है। यानी उन सब नोबल आइडिया से क्या होना है, इंस्पायर होना है कि हमें आजादी कैसे मिले। क्लियर है? ओके, फिर क्या करना है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को क्या करना है, अपहोल्ड करना है एंड प्रोटेक्ट करना। अपहोल्ड करना मतलब इसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, इसको और ऊपर लेके जाना है, सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटेग्रिटी को और ऊपर लेके जाना है और इसको प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है? हाँ जी। फिर टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखो, अरे मैं पर्सनली बोलता हूं कि इफ अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें मेरे को इंडियन आर्मी में या फिर किसी भी डिफेंस में सर्व करने का मौका मिला बाई चांस, देन मैं जरूर जाना चाहूंगा। बिकॉज
हमारे लिए हमारे देश के सोल्जर के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ देम हम यहाँ पे चैन की नींद सोते हैं। तो क्या करना है, कंट्री को डिफेंड करना है और नेशनल सर्विस रेंडर करना है। अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो जी जान लगा देना है, जो भी आपके पास है सब दे देना है। क्योंकि जो भी मैंने अर्न किया है, जो भी मैंने कमाया है वो यहीं से कमाया है, तो ये इस राष्ट्र की संपदा हुई। क्लियर है? तो क्या करना है, डिफेंड करना है कंट्री को, रेंडर करना है नेशनल सर्विस। ओके। टू प्रमोट हार्मोनी एंड spirit of command brotherhood amongst all the people of India, transacting religious, linguistic and regional and sectional diversities। क्या बोल रहा है, क्या प्रमोट करना है, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी भाईचारे को प्रमोट करना है। भाईचारे को क्या करना है, प्रमोट करना है। यानी कि हमारे देश में जितने भी रिलीजन के लोग रह रहे हैं, जितने भी कास्ट के लोग रह रहे हैं, उन सब के बीच में क्या करना है, भाईचारा बढ़ाना है। भाईचारा के स्पिरिट को क्या करना और मजबूत करना है, ताकि हम साथ साथ चल सके और इस देश को और ऊपर लेके जा सके। और क्या करना है, महिलाओं की डिग्निटी को, महिलाओं के डिग्निटी को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, महिलाओं के डिग्निटी को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट था। छठा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। और क्या करना है, जो भी हमारे इमोल्यूमेंट्स है, जो भी हमारे हेरिटेज साइट है, उनको क्या करना है, वैल्यू, उनका वैल्यू करना है, उनको प्रिजर्व करना है, ताकि हमारा आने वाला जनरेशन उस चीज से सीखे। ठीक है, ताकि बाहर, इंडिया के बाहर के लोग देखे कि हमारे कंट्री में क्या क्या रह चुका है और क्या क्या है। जैसे हमारे बिहार की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी, कितना बड़ा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, जलाया किसने, खिलजी ने। बट हमारा नाम आता तो है, वो हमारा धरोहर है, वो हमारा हेरिटेज है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, पहला यूनिवर्सिटी था वो। ओके। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment including forest, lakes, river and wildlife and have compassion of living creatures। क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट करना है हमारे जंगल झाड़, जंगल, झरने, नदी, वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को। नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट किसको करेंगे, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को एंड साथ ही साथ लिविंग क्रिएचर्स को। ऐसा नहीं कि एकदम फॉरेस्ट एकदम डिफॉरेस्टेशन करते जाओ, नदी में वेस्ट फैलाते जाओ, तो इससे क्या होगा, कल जाके ये वापस से हम ही लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को। क्या करना है, डेवलप करना है क्या, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्या करना है, डेवलप करना है क्या, ह्यूमनिज्म, मानवता, मानवता को क्या करना है, डेवलप करना है। फिर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, इन सब चीजों को क्या करना है, डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। तो ये कैसे होगा, एक बात बताओ, अगर हम अपनी ड्यूटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो ड्यूटी करने को दिया है, अगर हम उस ड्यूटी को फुलफिल ना करें तो कौन करने जाएगा, करना हम लोग को ही है। वाई, क्योंकि जब राइट मिला है तो ड्यूटी को तो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्रूजे वायलेंस। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी हमारा राष्ट्रीय संपदा है, पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे पार्क, म्यूजियम, इन सबको क्या करना है, इन सबको सेफ करना है। ऐसा नहीं कि पार्क गए तो एकदम वहां पे लिखा हुआ पार्क में फूल तोड़ना मर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि फूल तोड़ नहीं रहे, आप पूरा फूल का
बगान का बगान आप उखाड़ रहे हो, तो ये तो सेफ गार्ड नहीं हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी का। तो क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड करना है। ठीक है, ओके। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल spheres of individual and collective activity so that the national constantly raise the higher level of endeavor and achievement। और क्या करना है, देश को देश को कंसिस्टेंटली, यानी कि देश को कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंटली सॉरी देश को कॉन्स्टेंटली रेज करते हुए हायर लेवल पे लेके जाना है। इंडिया को कॉन्स्टेंटली रेज करते हुए हायर लेवल पे लेके जाना है, टुवर्ड्स द एक्सेलेंस एंड टुवर्ड्स द एक्सेलेंस। और ये किसकी वजह से होगा, ये हमारे और आपकी वजह से, हमारे और आपके सहयोग से होगा, हमारे और आपके सहयोग से होगा। ये लेवल ऑफ एंडेवर हम लोग अचीव करेंगे, ये लेवल ऑफ एंडेवर हम लोग अचीव करेंगे। ठीक है, ओके। Who is a parent or guardian to provide the opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years। क्या बोल रहा है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी 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 और आपकी, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी और आपकी कि हम अपने बच्चों को जिनका 6 से 14 साल के बीच है उनको हम कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। कहाँ भेजें, स्कूल भेजें, ताकि उनको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि उनको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्लियर है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या थी, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आर्टिकल 51A बोलता है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, कि हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ओके, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को चेरिश करना है, फॉलो करना है। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, डिफेंड करना है कंट्री को, रेंडर करना है नेशनल सर्विस, प्रमोट करना है ब्रदरहुड और वुमेन डिग्निटी को प्रमोट करना है, वैल्यू एंड प्रिजर्व करना है हेरिटेज साइट को। ठीक है, इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर या टेम्पर और ह्यूमनिज्म। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, देश को कॉन्स्टेंटली रेज करते हुए उसको एक अलग ऊंचाइयों बुलंदियों पे पहुंचाना है। और साथ ही साथ एक ड्यूटी और भी होती है जो पेरेंट्स की होती है कि अपने बच्चों को जिनका 6 साल से लेकर 14 साल तक है उसको स्कूल भेजे, उसको स्कूल भेजे। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। ओके, नाउ एक चीज और पढ़ते हैं, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, नागरिकता। ओके, ओके, नाउ देखो, आर्टिकल 5 बोलता है किस चीज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये उस टाइम बात कर रहा है सिटीजनशिप की, किसको नागरिकता प्राप्त हुआ। बोलता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो इंसान जिसका जिसका घर है इंडियन टेरिटरी में, जिसके पास डोमिसाइल है इंडियन टेरिटरी में, एंड जो कि इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ है, या फिर either whose parents were born in the Indian territory or who has been ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India। यानी कि इंडिया का सिटीजन कौन माना जाएगा, ये आर्टिकल 5 बताया था। इंडिया का सिटीजन कौन माना जाएगा ये आर्टिकल 5 बताता है। और आर्टिकल 5 क्या बोल रहा है, सिटीजनशिप कब की बात कर रहा है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। बोलता है कि एज पर आर्टिकल 5 at the time of commencement of constitution every person who has his domicile in territory of India, यानी कि जिसका घर है इंडियन टेरिटरी में,
और जो कि पैदा हुआ है इंडियन टेरिटरी में, या फिर जिसके ईदर ऑफ द पेरेंट्स यानी माता या पिता दोनों में से कोई एक भी इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ होना चाहिए, या फिर जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडियन टेरिटरी का लास्ट 5 प्रीसीडिंग ईयर में। और ये लास्ट 5 प्रीसीडिंग ईयर कब से काउंट करेंगे? जब से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ, उसको मानेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको मानेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। यानी कि डोमिसाइल के साथ साथ क्या देखना है? डोमिसाइल के साथ साथ देखना है तीन में से एक, तीन में से कोई एक। डोमिसाइल ये होना कंफर्म है, और साथ ही साथ तीन चीजों में से एक चीज होना कंफर्म है। जैसे बॉर्न होना चाहिए, पैदा हुआ कहाँ होना चाहिए? इंडियन टेरिटरी में, या फिर उसके दोनों में से कोई एक पेरेंट्स इंडियन टेरिटरी में पैदा हुए होने चाहिए, या फिर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा है इंडियन टेरिटरी में कम से कम 5 इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कमेंसमेंट के आने के 5 प्रीसीडिंग ईयर पहले, तो उनको क्या माना जाएगा? सिटीजन माना जाएगा इंडिया का। ओके, नाउ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से क्या समझते हो? पार्लियामेंट का मतलब संसद। हाँ, वो तो हिंदी में होता है, वो तो हिंदी में होता है। बट व्हाट इज द मीनिंग which is given in our constitution? What is the meaning of parliament? There shall be parliament for the union which shall consist of, देखो, केंद्र के लिए जो पार्लियामेंट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्रेसिडेंट और दूसरा टू हाउस। टू हाउस collectively known as council of state and house of the people, council of state and house of the people. There shall be a parliament for the union which shall consist of president। सबसे पहला कौन? सबसे पहला कौन पार्लियामेंट में? सबसे पहले कौन आएंगे? हमारे राष्ट्रपति साहब। उसके बाद हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट मीन्स राज्यसभा। तो हमारा पार्लियामेंट में क्या क्या कवर हुआ? हमारा पार्लियामेंट में क्या क्या आया? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट? President shall be elected by the member of the electoral college consisting of elected member of both the house of parliament, elected member of both the house of parliament, and elected member of legislative assembly of the state। देखो, प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट कौन करेगा? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? सबसे पहला पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। और लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य में जो विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अब देख, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, आज के लिए बस इतना ही। बट उसके पहले, जाने से पहले, मैं एक बार रिवाइज करा दूं फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बार मैं क्विक रिवाइज कराता हूं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज दिया हुआ है आर्टिकल 51A में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एवरी इंडियन के ऊपर इम्पोज होता है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलता है कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। दूसरा बोलता है नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को चेरिश करना है, फॉलो करना है, अपहोल्ड करना है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, डिफेंड करना है कंट्री को, और नेशनल सर्विस अगर रेंडर करने का मौका मिले तो रेंडर करना है, भाईचारा फैलाना है इंडिया में, साथ ही महिलाओं की डिग्निटी को अपहोल्ड करना है, फिर हेरिटेज साइट को वैल्यू करना है और उसको प्रिजर्व करना है, नेशनल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, फिर ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, फिर उसके बाद नेशन को कंसिस्टेंटली रेज करते हुए एक
अलग ऊंचाइयों पे लेके जानी है, एक अलग अचीवमेंट को उसको अचीव करवाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, ये हर एक पेरेंट और गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को, जिनका एज 6 साल से लेकर 14 साल तक है, उनको स्कूल भेजे, ठीक है। अब सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ? नागरिकता। नागरिकता का मतलब क्या हुआ? अब देखो, आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक में क्या लिखा हुआ है? इंडियन सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम इंडिया के सिटीजन कौन माने जाते थे? ये कहाँ पे लिखा हुआ? आर्टिकल 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 कहाँ पे लिखा हुआ? आर्टिकल 5 से लेके 9 के बीच में, ओके। 11 क्या बोलता है? 11 इंटरेस्ट दैट द पार्लियामेंट विद द पावर ऑफ रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आर्टिकल 11 बोलता है कि सिटीजन का राइट क्या होता है। इन अदर वर्ड, आर्टिकल 11 बोलता है एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग देयर टू, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 5 क्या बोला? सिटीजन कौन होता है? टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन किसको माना गया? जिसका डोमिसाइल है इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में, और साथ ही साथ जो इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ है, या फिर जिसके माता पिता पैदा हुए हैं, या फिर जो इंडियन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा है इंडियन टेरिटरी में कम से कम कितना साल? 5 साल प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। फिर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट में सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद दो हाउस का नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन? प्रेसिडेंट क्या हुआ? प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको इलेक्ट करता है, जिसको हम इलेक्ट करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं, उसका उनको इलेक्ट कौन करेगा? उनको इलेक्ट करेगा हमारे द्वारा इलेक्ट किए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ राइट ऑफ प्रेसिडेंट में लेके आने वाला हूं, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 53 में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सीसेट वालों, आपके लिए गुड न्यूज है, मैं सीसेट में लीगल एप्टीट्यूड बिफोर एग्जाम पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ 3 दिनों में। 3 दिनों में मैं पूरा सीसेट का लीगल एप्टीट्यूड रिवाइज करवाने वाला हूँ। और ये कंप्लीटली उनके लिए होगा जिन्होंने पहले क्लास किया हुआ है। ये रिवीजन सिर्फ उनके लिए है, उनके लिए नहीं कि जो पहली बार, जिनका जन्म ही इस रिवीजन क्लास में होगा, ये उसके लिए नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू लॉट।